प्राचीन भारत के या यूं कहें ईसा पूर्व की शताब्दियों के जिन महापुरुषों के नाम लिए जाते हैं उनमें वेदव्यास, वाल्मीकि, वैवस्वत मनु, चाणक्य, तथा इनके अतिरिक्त पतंजलि, पाणिनि, कपिल, गौतम, बादरायण इत्यादि के नाम प्रमुख। जो पहले के चार नाम हैं, वेदव्यास ऐतिहासिकता पूरी तरह से संदिग्ध है, वाल्मीकि ऐतिहासिकता पूरी इस तरह से संदिग्ध है। जिन दो को, मनु और कौटिल्य को हम पूरी तरह से ऐतिहासिक मानते हैं, उस पर भी संदेह के बादल हैं। मनु के संबंध में हम पूर्व के वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। आज हम चाणक्य की बात करते हैं। सामान्य तौर पर माना जाता है कि चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं और संभव है यह सही भी हो। लेकिन संदेह कहाँ पैदा होता है और संदेह की सीमा कहाँ तक जा सकती है, इस पर गौर किया जाए। ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और पुरोहित चाणक्य थे। और इस चाणक्य के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। एक किंवदंती के अनुसार तो चंद्रगुप्त मौर्य महानपद नंद के दरबार में ही दासी पुत्र था, संभवतः वह राजपुत्र भी था, और नंद वंश के शासक ने उसे और उसकी मां को निकाल दिया था। वह प्रतिशोध लेना चाहता था। चाणक्य ब्राह्मण धर्मावलंबी विद्वान था, क्रोधी था, कुरूप था। उसे नंद शासक ने अपमानित किया था, वह भी प्रतिशोध लेना चाहता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक दिन देखा कि चाणक्य कुश की जड़ में मट्ठा डाल रहा है। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे कारण पूछा तो चाणक्य ने स्पष्ट किया कि यह कुश मेरे पांव को गड़ा है, इसका समूल नष्ट हमें करना है और इसलिए मट्ठा डाल रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की दृढ़ता और कुशाग्रता से प्रभावित हुआ और दोनों ही नंदवंश द्वारा अपमानित थे, और उसने चंद्रगुप्त मौर्य को माध्यम बनाया, या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को माध्यम बनाया मार्गदर्शन देने का, और दोनों ने मिलकर नंदवंश का विनाश किया। ये किंवदंती है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से भी ऐसा प्रतीत होता है कि संभव है चंद्रगुप्त मौर्य एक बालक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य मिला चाणक्य को। चाणक्य अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। उस बालक में उसमें साहस और पराक्रम देखा और उसे दीक्षित करके नंदवंश का सफाया किया। ये इतिहास में
थोड़ी बहुत किंवदंतियां बन गई होंगी, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और चाणक्य उसका मार्गदर्शक, उसका बाद में प्रधानमंत्री और पुरोहित रहा। चाणक्य ब्राह्मण धर्मावलंबी था, तक्षशिला का आचार्य था पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था, इस पर अलग अलग विचार हैं। या तो वो क्षत्रिय नहीं था या निम्न कुल का क्षत्रिय था। चाणक्य ब्राह्मण था। अब चाणक्य नाम से 2 किताबें मिलती हैं, नीति दर्पण और चाणक्य सूत्र। नीति दर्पण के रचयिता के रूप में कौटिल्य नाम नहीं मिल रहा है और नीति दर्पण के और चाणक्य सूत्र के रचयिता के रूप में कौटिल्य नाम मिल रहा है। और न चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो प्रधानमंत्री और पुरोहित था वहां कौटिल्य नाम मिल रहा है, वहां चाणक्य नाम मिल रहा है। लेकिन अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता के रूप में कौटिल्य नाम मिल रहा है और इसी पुस्तक में कौटिल्य के लिए विष्णुगुप्त शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात निश्चित रूप से कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही थे। लेकिन चाणक्य और कौटिल्य भी एक थे, इस बात पर संदेह बनता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में भी मौर्य साम्राज्य का विस्तृत विवरण नहीं है और अर्थशास्त्र में कुछ विषय वस्तु ऐसी हैं जो बाद के काल तक की हैं, जिससे लगता है कि वो बाद के काल तक में जो व्यवस्था थी उसकी ओर इशारा हो रहा है। लेकिन इधर एक बात और है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र और हितोपदेश की विषय वस्तु भी चाणक्य सूत्र और नीति दर्पण से मिल रही है। लेकिन सामान्य तौर पर विष्णु शर्मा को चाणक्य या कौटिल्य होने से इनकार कर दिया जाता है और लगता है विष्णु शर्मा गलत है। चाणक्य ने जिस ढंग से पुरोहित और प्रधानमंत्री के रूप में राज्य का संचालन किया और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो बातें हैं उससे काफी मेल मिलता है। संभव है कि चाणक्य ने कूटनीति को अधिक प्रश्रय दिया। धर्म का नियंत्रण तो राजा पर माना, लेकिन राजा के लिए कूटनीति को बहुत आवश्यक माना और इस आधार पर अपना एक विशेष नाम उसने कौटिल्य रख दिया हो, संभव है। हिंदू धर्मशास्त्र के लेखक पीवी काणे, जिनकी पुस्तक 19वीं शताब्दी में आई, काफी बाद में आई, उन्होंने तमाम पुस्तकों का अध्ययन करके, धार्मिक और धर्मेतर पुस्तकों का अध्ययन करके इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण दिया है कि कौटिल्य और चाणक्य की। आश्चर्य की बात यह भी है कि अर्थशास्त्र की पुस्तक काफी बाद में खोज निकाली गई और सोमशास्त्री ने इसकी पांडुलिपि खोज निकाला और कहा यह अर्थशास्त्र की ओरिजिनल पुस्तक है जिसका जिक्र हुआ करता है कौटिल्य। अब अगर तार्किक दृष्टि से देखें तो संभव है कि चाणक्य ने जो लेखन किया हो वो कौटिल्य नाम से किया हो और मौर्य साम्राज्य के इतर भी प्रशासन कैसा होना चाहिए इन सब को लेकर केवल मौर्य साम्राज्य तक सीमित न रहा। लेकिन ऐसा भी संभव है
कि चाणक्य कोई और था और कौटिल्य कोई और था, जिसने मौर्य साम्राज्य से लेकर बाद के काल तक के लिए एक राजनीतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक प्रशासनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया और उसे अर्थशास्त्र के नाम से दिया। यहाँ यह भी बात है कि मनुस्मृति धर्मशास्त्र की पुस्तक है, लेकिन यह अर्थशास्त्र की पुस्तक है। वहाँ मनु ने राजा को धर्म के अधीन नियंत्रण में माना, राजा में सभी शक्ति होने के बावजूद, लेकिन यहाँ धर्म के स्थान पर अर्थ अर्थात राजनीति को कौटिल्य ने अधिक महत्व दिया। कौटिल्य की रचना बाद की इसलिए भी प्रतीत होती है क्योंकि धर्मशास्त्र जो मनु का है और अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है, महाभारत में इसके बीच की बात है, इन दोनों के बीच सेतु की बात है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूरी तरह से राजनीतिक चातुर्य, राजनीतिक कौशल और कूटनीति तथा न केवल प्रशासन के सिद्धांत अपितु प्रशासन के व्यवहारिक पहलुओं पर विशेष बल देता है, जबकि धर्मशास्त्र राजनीति के सैद्धांतिक पहलुओं पर बल देता है और वह धर्म से पूरी तरह से गाइडेड है। जबकि महाभारत में भीष्म पर्व में जो उल्लेख हैं वह इन दोनों के बीच की बातें करते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र का समग्र अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि संभव है चाणक्य ने कोई पुस्तक लिखी हो और उसी को विस्तृत रूप बाद में दिया गया हो, एक व्यापक स्वरूप दिया गया हो और कौटिल्य नाम से दिया गया हो। और हमारे जैसा कि हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथों में परंपरा चली आई कि किसी एक पीठ द्वारा रचित ग्रंथ को के लिए उसके मुखिया का नाम देना और कौटिल्य नाम दिया गया और कौटिल्य नाम को चाणक्य के साथ जोड़ दिया गया। अगर कौटिल्य और चाणक्य दो अलग अलग भी थे तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र चाणक्य के व्यवहारिक ज्ञान से और चाणक्य के सिद्धांतों से और चाणक्य किस ढंग से व्यवहार में राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की, इससे प्रभावित है। और ये दोनों या तो एक हैं और यदि एक नहीं हैं तो चाणक्य की ही बात को एक सैद्धांतिक स्वरूप, एक विस्तृत स्वरूप कौटिल्य ने दिया है। इस प्रकार से आगे हम चाणक्य और कौटिल्य को एक ही मानकर कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, उसका महत्व क्या है, इसका विवेचन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।